सोचिए एक ऐसा घर है जहां सब कुछ बिल्कुल शांत है। हर एक चीज अपनी जगह पर पूरी तरह से व्यवस्थित रखी हुई है। मतलब कोई उथल पुथल नहीं हाँ, है। कोई दरवाजा नहीं टूटा है, कोई सामान नहीं बिखरा है। राइट। लेकिन फिर भी वहां का जो नजारा है ना, वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। अक्सर जब कोई क्राइम होता है तो संघर्ष के निशान होते हैं, लेकिन इस घर में जो खामोशी थी वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2018 की। दिल्ली का बुराड़ी इलाका। बिल्कुल। एक ही परिवार के 11 लोग मृत पाए गए। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही समझना है कि क्या यह महज एक साधारण क्राइम था या फिर इंसान के दिमाग, उसके अंधविश्वास और भ्रम का एक ऐसा खौफनाक जाल जिसे समझना हमारी नॉर्मल सोच से बहुत परे है। हाँ, और हमारे पास इसके लिए पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट्स है, फोरेंसिक फैक्ट्स है, और सबसे जरूरी चीज उस घर से मिली 11 साल पुरानी डायरियां। तो चलिए शुरू करते हैं। उस सुबह जब पुलिस घर में घुसी तो वो सीन कैसा था? देखिए, वो सीन किसी भी तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर को हिला देने वाला था। मतलब घर में दाल अगले दिन के लिए भिगो के रखी गई थी। कपड़े धोने के लिए निकाले गए थे। एग्जैक्टली। यानी जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी, लेकिन हॉल में 10 लोग छत पर लगे लोहे के जाल से एक ही तरीके से लटके हुए थे। बाप रे। और एक बुजुर्ग महिला पास के ही कमरे में जमीन पर मृत मिली। सबकी आंखों पर पट्टियां थी, मुंह पर टेप लगा था, कानों में रुई ठूसी गई थी, राइट? हाँ, और हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे। हाँ, पहली नजर में इन सब सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि ये किसी बाहर वाले का काम है, एक भयानक मास मर्डर। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। मतलब अगर किसी के हाथ पीछे बंधे हों, मुंह पर टेप हो, तो दिमाग यही सोचता है कि यह काम किसी और ने किया है। कोई खुद को इतनी बेबस हालत में कैसे डाल सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। और सबसे डरावनी बात यह है कि आस पड़ोस में किसी ने कोई चीख तक नहीं सुनी, कोई संघर्ष नहीं हुआ। अगर ये हत्या थी तो 11 लोगों ने बिना किसी विरोध के अपनी जान कैसे दे दी? इसी सवाल ने तो शुरुआती जांच को पूरी तरह से उलझा दिया था। पुलिस शुरुआत में किसी बाहरी साजिश या डकैती के एंगल से जांच कर रही थी, जो कि लॉजिकल भी लगता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक साइकोलॉजिकल मोड़ तब आता है जब घर के मंदिर के पास से कुछ डायरियां मिलती हैं। ओ हाँ, वो डायरियां। उन डायरियों ने एक ऐसा पन्ना खोला जिसने सारे सबूतों के मायने ही बदल दिए। उनमें साफ लिखा था, ऐसा करने से भगवान खुश होंगे, मौत नहीं होगी, नया जीवन मिलेगा और सही समय पर सब ठीक हो जाएगा। मतलब 11 साल तक लिखी गई डायरियां, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान 11 साल तक एक ही बात रोज लिख रहा है तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो उसकी एक अलग सच्चाई बन जाता है। सही कहा, एक पैरेलल रियलिटी बन जाती है। लेकिन फिर भी एक तरफ पुलिस को वो बंदे हाथ देखकर साजिश नजर आ रही है, और दूसरी तरफ ये डायरियां कह रही हैं कि ये एक रिचुअल था जिसे खुशी खुशी किया गया। क्या ये मुमकिन है कि इन दोनों बातों के बीच कोई तीसरा पहलू भी मौजूद हो? इसका जवाब उन डायरियों में ही छिपा है। जब पुलिस ने उन 11 सालों के पन्नों को पलटा तो देखा कि शुरुआत में बातें बहुत नॉर्मल थीं, जैसे परिवार को कैसे रहना चाहिए, व्यापार कैसे बढ़ाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये बातें निर्देशों में बदल गई। एग्जैक्टली। डायरियों में उस आखिरी रात के लिए एक एक कदम बहुत डिटेल में लिखा था। किसे कहाँ खड़ा होना है, पट्टियां कैसे बांधनी है, और हाथ कैसे बांधने हैं। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट में यह सामने आया कि कुछ लोगों के हाथ ऐसे बंधे थे जिन्हें उन्होंने खुद बांधा था, और कुछ को शायद परिवार के ही किसी दूसरे सदस्य ने बांधने में मदद की थी। मतलब उनके लिए वो बंधे हुए हाथ किसी जबरदस्ती का निशान नहीं थे। नहीं, वो तो उस रिचुअल को पूरा करने की एक जरूरी शर्त थे। ये इंसान के तर्क की एक अजीब विडंबना है। हम नॉर्मल जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाते हैं, सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए बहस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ 11 लोग बिना कोई सवाल किए एक ऐसे रिचुअल के लिए तैयार हो गए जो साफ साफ मौत का फंदा लग रहा था। उन निर्देशों के पीछे कोई तो आवाज रही होगी ना, कोई तो होगा जो ये सब तय कर रहा था। और यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन में ललित का नाम सामने आता है, जो उसी परिवार का एक सदस्य था। हाँ, दरअसल परिवार के पिता की मौत के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जब कोई परिवार किसी गहरे सदमे से गुजरता है तो वो किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस करा सके, एक लीडर फिगर की तरह। राइट। और ललित ने ये दावा किया कि वो अपने मृत पिता की आवाज सुन सकता है। उसे ये पक्का विश्वास था कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आती है। हाँ, और वही उसे ये सारे निर्देश दे रहे हैं। ललित सिर्फ एक जरिया बन गया था जो उन बातों को डायरी में लिख रहा था। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये बिल्कुल वैसा है
जैसे पानी के एक साफ ग्लास में स्याही की एक बूंद डाल दी जाए। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। शुरू में वो सिर्फ एक बूंद होती है, यानी ललित का ये दावा कि वो आवाजें सुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो स्याही पूरे पानी में फैलती जाती है। राइट। और वो स्याही सिर्फ पानी का रंग ही नहीं बदलती, उसकी पूरी फितरत बदल देती है। इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं, या फोलियर ड्यू भी कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। जब एक इंसान का अपना भ्रम किसी ऐसे ग्रुप में फैलता है जो इमोशनली एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हों। मतलब ललित जो महसूस कर रहा था वो शायद उसके किसी सदमे या मानसिक बीमारी का नतीजा था। हाँ, लेकिन जब उसने ये भ्रम अपने परिवार को बताया और इत्तेफाक से उसके कुछ निर्देशों को मानने से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, तो वो भ्रम संक्रामक हो गया, एक तरह का इन्फेक्शन बन गया। बिल्कुल, वो अंधविश्वास पूरे परिवार का सच बन गया। लेकिन एक भ्रम इतना संक्रामक कैसे हो सकता है कि वो जिंदा रहने की जो हमारी बेसिक फितरत है, जो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसे ही खत्म कर दे? सोचने वाली बात है। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि परिवार ललित पर भरोसा करने लगा होगा, उन्हें लगा होगा कि पिता का आशीर्वाद है, लेकिन जब गले में फंदा डालने की बात आई तो किसी एक ने भी सवाल क्यों नहीं उठाया? यही सवाल तो हर किसी के मन में आता है। उस परिवार में 15 साल के बच्चे भी थे जो स्कूल जाते थे, इंटरनेट चलाते थे, एक बुजुर्ग माँ थी। बाहर की दुनिया से जुड़े होने के बावजूद किसी ने ये नहीं सोचा कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसका जवाब एक क्लोज्ड सिस्टम यानी एक बंद इकाई के कंसेप्ट में मिलता है। वो कैसे? जब कोई परिवार एक बंद इकाई बन जाता है तो बाहरी दुनिया की लॉजिक उस घर के अंदर नहीं आ पाती। 11 सालों में ललित ने धीरे धीरे परिवार को एक ऐसे सांचे में ढाल दिया था जहां उसका कहा हुआ हर शब्द ईश्वरीय कानून बन चुका था। मतलब जो ललित ने कहा वो पत्थर की लकीर है। राइट। और बच्चों की बात करें तो उन्हें तो बचपन से ही यही सिखाया गया था कि इस घर की सफलता का राज इन्हीं निर्देशों में छिपा है। हाँ। और अगर हम संक कॉस्ट फैलेसी की बात करें तो जब आपने किसी बात पर 11 साल और अपने सारे इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हों तो उस पर सवाल उठाने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी की बुनियाद पर सवाल उठाना। बाप रे, यानी उनका बाहरी दुनिया की सच्चाई से कोई कांटेक्ट ही नहीं बचा था। ये तो एक तरह की अदृश्य जेल हो गई। बिल्कुल सही कहा। जिसकी दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि अंधविश्वास और एक दूसरे पर निर्भरता की बनी थी। और जब ललित ने उस आखिरी रिचुअल का निर्देश दिया जिसे डायरी में बड़ पूजा कहा गया था तो उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ, क्योंकि फंदा लगाना तो सुसाइड है, लेकिन डायरी में लिखा था कि मौत नहीं होगी। इस बड़ पूजा के पीछे की साइकोलॉजी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डायरी में लिखा था कि जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें नीचे लटकती हैं वैसे ही सबको लटकना है। और उनके लिए ये सुसाइड की प्लानिंग नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। एग्जैक्टली। उसमें साफ लिखा था कि जब वो लटकेंगे तो आसमान का रंग बदलेगा, धरती हिलेगी, कप में रखा पानी नीला हो जाएगा और उनके पिता आकर उन्हें बचा लेंगे। उनके दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वो मरने नहीं जा रहे। हाँ, उन्हें लगता था कि इसके बाद वो और ज्यादा ताकतवर होकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन देखिए, जब इंसान फंदे पर खड़ा होता है तो शरीर अपने आप छटपटाता है, सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। राइट। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने ही हाथ बांध लिए थे, आंखों पे पट्टी बांध ली थी ताकि वो एक दूसरे को तड़पते हुए ना देख सकें, और कानों में रुई भी डाल ली थी ताकि किसी की चीख ना सुनाई दे। ये बात सच में परेशान करने वाली है कि कैसे एक साझा भ्रम इंसान की लॉजिकल सोच को इस हद तक खत्म कर सकता है कि वो अपनी मौत की तैयारी को एक पवित्र उत्सव मानने लगता है। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वास का शिकार होते हैं। हाँ, ये एक बहुत कॉमन धारणा है। लेकिन इस केस ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इस परिवार के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे। तो फिर वो इतने बड़े धोखे में कैसे आ गए? साइकोलॉजी बताती है कि कई बार बुद्धिमान लोग ऐसी सिचुएशंस में ज्यादा फंस जाते हैं। सच में? हाँ, क्योंकि वो अपने तर्कहीन विश्वासों को सही ठहराने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन गढ़ सकते हैं। ओ, मैं समझ रही हूँ। उन्होंने 11 सालों में हर एक घटना को ललित के निर्देशों से जोड़ दिया था, चाहे वो बिजनेस में मुनाफा हो या घर में शांति। एग्जैक्टली। हर अच्छी चीज का क्रेडिट उन्होंने उन डायरियों को देना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हर सफलता का क्रेडिट अपनी मेहनत को नहीं बल्कि उन अदृश्य आवाजों को दिया। और जब हम अपनी कामयाबी का कंट्रोल किसी अलौकिक शक्ति के हाथ में सौंप देते हैं तो हम अपना लॉजिक भी सरेंडर कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर हम पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक सबूतों को देखें तो ये बात पक्की होती है कि बाहर से कोई नहीं आया था। किसी ने उन्हें ये सब करने के लिए मजबूर नहीं किया।
उन 11 लोगों ने खुद ही अपनी जान ली, इस पक्के विश्वास के साथ कि वो बच जाएंगे। जांच एजेंसियों का भी यही ऑफिशियल निष्कर्ष है। सीसीटीवी फुटेज में भी परिवार के लोग खुद स्टूल और तार लाते हुए दिखे थे। किसी बाहरी इंसान के आने का कोई सुराग नहीं था। नहीं, ये एक तरह का एक्सीडेंटल मास सुसाइड था, एक बहुत ही विकृत साइकोलॉजिकल अवस्था का नतीजा। उन्होंने आत्महत्या के इरादे से ये सब नहीं किया था। उन्होंने तो एक रिचुअल समझकर ये किया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। सही कहा। हालांकि इतनी गहरी और साफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बावजूद आज भी समाज में बहुत से लोग इस कंक्लूजन पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाते। हाँ, ये बात तो है। कुछ लोगों का अब भी यही मानना है कि इतनी बड़ी घटना बिना किसी बाहरी साजिश के मुमकिन ही नहीं है। उनका तर्क होता है कि 11 लोग एक साथ कैसे इस भ्रम का शिकार हो सकते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी एक थ्योरी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जो भौतिक साक्ष्य और डायरियों के विश्लेषण से सामने आया, हमने बस उसी को इस चर्चा में रखा है। और ये जो संदेह है ना लोगों का, ये इस बात को दिखाता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए मानव दिमाग की इन गहरी और डार्क परतों को मानना कितना मुश्किल होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। हमारा दिमाग ये मानने से इनकार करता है कि हमारे ही विचार इतने जानलेवा हो सकते हैं। किसी हत्यारे को पकड़ना, उसे सजा देना हमें आसान लगता है, लेकिन जब हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि एक विचार हो, एक अंधविश्वास हो, तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा। इस पूरी घटना में जो बात मुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि ये अंधविश्वास किसी दूर दराज के गांव में नहीं पनप रहा था। ये देश की राजधानी दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो रहा था। बिल्कुल, आसपास हजारों लोग रहते थे। दिन भर चहल पहल रहती थी। उन बच्चों के दोस्त थे, परिवार के रिश्तेदार थे, लेकिन किसी को भी उस घर की चारदीवारी के अंदर चल रही इस खौफनाक दुनिया की भनक तक नहीं लगी। 11 साल तक एक परिवार अपनी एक अलग रियलिटी बनाकर जी रहा था और बाहरी दुनिया पूरी तरह बेखबर थी। ये सच में एक बहुत गहरा सामाजिक पहलू है। हम बड़े शहरों में एक दूसरे के कितने करीब रहते हैं, पर दिमागी तौर पर एक दूसरे से कितने दूर होते हैं। एग्जैक्टली। जब कोई परिवार अपने लिए एक अलग दुनिया बना लेता है, तो बाहर वालों के लिए उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बात तो 100% सच है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये घटना सिर्फ 11 लोगों के दुखद अंत की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही खौफनाक सबूत है कि इंसान का दिमाग कैसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में फंस सकता है। एक ऐसा जाल जो इतना मजबूत होता है कि उससे बाहर निकलने की कोई इच्छा ही नहीं बचती। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस आधुनिक दौर में भी हमारा दिमाग चमत्कार और अंधविश्वास की तरफ कितनी जल्दी आकर्षित हो जाता है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक यही विचार है जिस पे सबको सोचना चाहिए। अगर एक बड़े शहर के बीचों बीच रहने वाले 11 लोग 11 साल तक अपनी एक अलग खतरनाक दुनिया बना सकते हैं और किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को जरा भी भनक नहीं लगती, तो हमारे आसपास के इन बंद दरवाजों के पीछे ऐसे कितने सच पल रहे होंगे जिनका बाहरी दुनिया की सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद लंबे समय तक हमें बेचैन करता रहेगा।